हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। और आज से फिर हम करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो कि आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। अब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये वाला पोर्शन। तो उसका आज हम नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। पहला भी एक वीडियो डाल चुके हैं तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। जो बच्चे 2025 में बिहार बोर्ड का एग्जाम देंगे या 2026 में भी जो देंगे तो ये सब क्वेश्चन उसके लिए उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो, ये जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए वो सारे क्वेश्चन एक तो प्रीवियस ईयर्स का है और दूसरा ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जरूर से जरूर ये सब क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। बात करते हैं बच्चों, जो आपका जो पोर्शन बी होता है, पोर्शन बी में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है? दो। टोटल 20 क्वेश्चन रहेगा। इस 20 क्वेश्चन में मात्र आपको 10 क्वेश्चन बनाना रहता है और 10 क्वेश्चन गुने 2 यानी 20 मार्क्स का आपको पूछा जाता है शॉर्ट लघु उत्तरीय लघु प्रश्न वाले में। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप वाले में। तो पिछला वीडियो जो नहीं देखे हैं वो भी जाके देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं आज हम लोगों का, इस आज की वीडियो का, कि मोललता तथा मोलरता की सांद्रण इकाई क्या है। देखो, कभी कभी क्वेश्चन जो है ए बी करके भी आता है, तो आपको इस दोनों क्वेश्चन को टैकल करना। ये दोनों क्वेश्चन बच्चों आपका 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है, मोललता और मोलरता का। फिर बी नंबर क्या कह रहा है? मोलरता तथा मोल प्रवाह में से कौन ताप के साथ परिवर्तित नहीं होता है। देखो यहाँ नहीं वर्ड लगा हुआ है। तो कल के वीडियो में हम मोललता और मोलरता को का डिफरेंस बताए थे, देखो यहीं पर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो कल के वीडियो में जो वीडियो देखे हैं उनके लिए क्वेश्चन बहुत इजी है और ये मोलरता पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, तो सांद्रण का इकाई पूछ रहा है, कंसंट्रेशन का इकाई। तो यहाँ पे देखो, अगर हम मोलरता का इकाई जाने तो कल बताए थे फॉर्मूला मोलरता का कि अणुओं के मोल, देखो विलय के मोल, ऊपर क्या लिखेंगे? विलय के मोल परिभाषा से, और डिवाइड में लिखते हैं बच्चों विलियन, डिवाइड में लिखते हैं 1 लीटर विलियन में विलय, यानी ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? विलियन का आयतन। ठीक है, विलियन का आयतन, आयतन मतलब वॉल्यूम। और ये जो बच्चों आयतन है ये 1 लीटर होना चाहिए, इसका एसआई मात्रक लीटर में होना चाहिए। तो जब यहाँ से इसका कंसंट्रेशन का सांद्रण का एसआई यूनिट देखते हैं तो देखो विलय का मोल का एसआई यूनिट बच्चों मोल नहीं होता है। क्या होता है? मोल नहीं होता है। भागा में देखो बताए थे विलियन का आयतन डालना है। विलियन मतलब जब हम कोई शरबत बनाते हैं तो शरबत जब बन जाने के बाद उसे हम बोलते हैं विलियन, सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें डालना है? लीटर में। तो एसआई यूनिट क्या है? लीटर। तो देखो मोल पर लीटर, जो मोल पर लीटर बच्चों मोलरता का आपका सांद्रण का एसआई यूनिट होता है। लेकिन जब हम लोग सवाल बनाते हैं तो कैपिटल एम से दर्शाते हैं मोलरता को। ओके, तो जब इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोलरता का सांद्रण इकाई तो मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। ठीक है, तो एक आंसर ये हो गया। अब मोलरता का बात करते हैं, तो जब हम मोलरता का परिभाषा देखते हैं तो 1 किलोग्राम विलायक में विलीन, यहाँ देखो विलायक का बात कर रहा है और किलोग्राम आ गया। विलय में मोलों की संख्या को विलियन की मोलरता कहते हैं। जब इसका हम फॉर्मूला लिखते हैं तो विलय का मोल, तो इसमें भी है, इसमें भी, दोनों में कॉमन आ जाता है। विलय का मोल भागा, यहाँ पर देखो क्या कर रहा है? 1 किलोग्राम विलायक में विलीन, यानी विलायक किसमें होना चाहिए? तो किलोग्राम। यानी यहाँ क्या होना चाहिए? यहाँ क्या होगा? विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, और ये किसमें होना चाहिए? तो पर केजी में। तो जब हम इसका कंसंट्रेशन का इकाई देखते हैं तो विलय का मोल का एसआई यूनिट बच्चों मोल ही होता है और विलायक किसमें होना चाहिए? केजी में। तो ये क्या हो जाएगा इसका एसआई मात्रक? तो मोल पर केजी। जब हम लोग सवाल बनाते हैं तो छोटी एम से निरूपित करते हैं किसे? मोललता को, और मोलरता को कैपिटल एम से। क्लास 12 और क्लास 11 के केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा एसआई यूनिट यही यूज होता है, कैपिटल एम। ठीक है, कैपिटल एम मोल पर लीटर सबसे ज्यादा एसआई यूनिट होता है। ये वाला एसआई यूनिट आपको रासायनिक बलगति में भी बहुत यूज होता है, केमिकल काइनेटिक्स में। ओके, तो देखो यहाँ से क्या निकल के आ गया? मोलरता का एसआई मात्रक मोल पर केजी, मोल पर केजी। तो दोनों बता दिए हैं। ठीक है, दोनों बता दिए। अब पूछ रहा था दूसरा क्वेश्चन, पार्ट बी क्या कह रहा है कि मोलरता तथा मोल प्रभाज में कौन ताप के साथ परिवर्तित नहीं होता है, यानी टेम्परेचर के साथ कौन परिवर्तित नहीं होता है।
तो एक बात याद रखना है, जिसके फॉर्मूला में लीटर वर्ड आ जाता है, लीटर, देखो यहाँ लीटर है, लीटर जहां आया, आयतन का वर्ड जहां पे आया, तो ये ताप के साथ परिवर्तित होता है, ताप के साथ चेंज होता है, ठीक है, होता है। और जिसके साथ और जिसके साथ ये लीटर वर्ड नहीं आता है वो ताप के साथ परिवर्तित नहीं होता है। जैसे केजी है यहाँ पे, तो ये ताप के साथ परिवर्तित नहीं होगा। और हम बच्चों बात करते हैं मोल प्रवाह, तो मोल प्रवाह का फॉर्मूला बताए थे, जिसका आपको मोल प्रवाह पहले दो विलयन और विलायक दोनों का निकाला जाता है, यानी कम से कम वहाँ पे दो कंपोनेंट मौजूद होना चाहिए। तो जिस कंपोनेंट का जिस कंपोनेंट का मोल प्रवाह निकालते हैं उससे ऊपर रखते हैं अपॉन टोटल मोल। अब यहाँ पर हम दो का बात कर रहे हैं, तो जिसका निकालना है उसको जैसे सल्यूट का निकालना है, ठीक है, विलय का निकालना है मोल प्रवाह, तो विलय का मोल ऊपर अपॉन विलय का मोल तथा विलयन का मोल। तो देखो यहाँ पे सिर्फ मोल है, लीटर का तो टर्म आया नहीं कहीं पे, तो इसका मतलब ये भी जो होता है ताप के साथ परिवर्तित नहीं होता है। एक मार्क्स का क्वेश्चन में भी ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2025 में 26 में कभी भी आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, तो दोनों सालों के लड़कों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के लिए। तो बी का आंसर क्या हो जाएगा, मोललता तथा मोल प्रवाह ताप के साथ परिवर्तित नहीं होता है, क्योंकि क्या बताए थे कि लीटर का कहीं भी कॉन्सेप्ट, कहीं भी आपको वर्ड जो है ना तो मोललता में दिखता है और ना ही आपका मोल प्रवाह में दिखता है। ओके, हेनरी का नियम क्या है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल के वीडियो में हेनरी का नियम का एक एप्लीकेशन बताए थे, वो एप्लीकेशन बच्चों 2 मार्क्स में आपको पूछा था। कल का वीडियो जो नहीं देखे हैं वो जाके देख लो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये आपको समुद्र के अंदर गोताखोर के श्वसन यंत्रों में ऑक्सीजन के साथ हीलियम भी मिश्रित रहता है, कारण बताएं। ये हेनरी के नियम से ही बनता है। तो ये वाला वीडियो कल डिस्कस कर दिए थे, आज नहीं डिस्कस करेंगे। तो देखो याद रखना है। अब हेनरी का नियम होता क्या है, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की विलयता उस गैस के दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब जितना ज़्यादा हम प्रेशर डालेंगे वो कोई भी गैस घुलनशीलता यानी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, सॉल्युबल होगा। फॉर एग्जांपल इसका एक और आपको, जैसे कोल्ड ड्रिंक का बोतल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहता है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उस वाटर में, लिक्विफाइड वाटर में मिलाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है। और ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हेनरी का नियम कहता है कि जितना ज़्यादा हम प्रेशर डालेंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, सॉल्युबल होगा, विलयता उसका बढ़ जाएगा गैस का। ठीक है, तो यही आपका हेनरी का नियम है। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, और टेम्परेचर कैसा रखना चाहिए बच्चों, कांस्टेंट रहना चाहिए। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस का विलयता उस गैस के दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब ये देखो फॉर्मूला होता है C=KHP। अब देखो ये सिर्फ फॉर्मूला लिखने से नहीं होगा, वहां पे आपको बताना पड़ेगा कि ये C क्या निरूपित कर रहा है। तो बच्चों ये जो C है, ये C आपको दिखा रहा है यहाँ पे गैस का सांद्रता, गैस की सांद्रता। तो सिर्फ फॉर्मूला लिखने से नहीं, इसमें जो कांस्टेंट, इसमें जो ये टर्म है C क्या है, KH क्या है, P क्या है, इसे भी आपको लिखना पड़ेगा। तो आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, तो तब जाके अच्छे से मिलेगा आपको। तो गैस की सांद्रता, और बताए थे बच्चों ये जो है आपका हेनरी का नियम का अनुप्रयोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक अनुप्रयोग आपसे पूछा गया था, गोताखोर जो गैस, जो सिलेंडर में, ऑक्सीजन सिलेंडर में हीलियम भी क्यों मिलाते हैं, तो पिछले वाले वीडियो में देख सकते हैं, वो वाला हम बताए थे। और हेनरी का नियम तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। KH क्या है, KH है बच्चों यहाँ पे हेनरी नियतांक, हेनरी कांस्टेंट। हेनरी एक साइंटिस्ट का नाम है, हेनरी नियतांक। ठीक है, P क्या है, P बच्चों होता है प्रेशर। प्रेशर यानी किसका, गैस का दाब, गैस का दाब। ठीक है, गैस का प्रेशर। तो इतना बात आपको नीचे लिख देना है, और ये तो बहुत सिंपल सा है, बता दिए है। प्रेशर ज़्यादा तो सॉल्युबिलिटी और गैस का ज़्यादा हो जाता है। ओके, तो इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की विलयता गैस के दाब के अनुक्रमानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि राउट का नियम क्या है, इसका गणितीय व्यंजक लिखिए। ठीक है, यानी फॉर्मूला लिखने के लिए बोल रहा है। और राउट्स का नियम बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में जब भी आपको पूछेगा तो 2 मार्क्स में आपको, जैसे 5 में क्या करता है 2+3 के नियम से चलता है, 2 मार्क्स का आपको दे देगा राउट्स का नियम, और इसके रिलेटेड एक न्यूमेरिकल पूछ देगा। ठीक है, तो 2+3 का नियम वहाँ भी लेके चलता है वो। तो याद रखना, अगर ये आपको या तो 2 मार्क्स में पूछेगा राउट का नियम, नहीं तो 5 मार्क्स में पूछेगा एक न्यूमेरिकल के साथ।
देखो राउट्स का नियम पहले क्या कहता है, याद रखना इसका स्टेटमेंट, किसी विलायक में कोई अवापसील विलय, अवापसील होता है जैसे कि चीनी, ठीक है, आपका ग्लूकोज, यूरिया, ठीक है, ये सब कैसा होता है अवापसील विलय, यानी ऐसा विलय कि जिसे हम खुले में रखने पे वो कुछ समय के बाद गायब, यानी हवा में उसका वाष्प नहीं बनता है। अगर पूछे बच्चों वापसील विलय कौन सा होता है, तो एग्जाम्पल कल बताए थे, पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या होता है वापसील विलय है, जैसे हम बाहर निकाल के रखेंगे पेट्रोल डीजल वगैरह को, ईथर, ठीक है, इथेनॉल, ये सब हवा में क्या होता है गायब हो जाता है। लेकिन राउट्स का नियम बच्चों दोनों के लिए यूज होता है, वापसील और अवापसील दोनों, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल के लिए दोनों, लेकिन बस आपको नॉन वोलाटाइल का याद रखना है। किसी किसी विलायक में कोई अवापसील विलय मिलाने पर विलायक का वाष्प का आपेक्षिक अवनमन विलयन में मोलों के, विलयन में विलय के मोल प्रवास के बराबर होता है, ठीक है, किसका, विलायक के वाष्प का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलय के मोल प्रवास के बराबर होता है, यानी वाष्प का आपेक्षिक अवनमन बराबर विलय के मोल प्रवास, इन दोनों को बराबर कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यही हमारा क्या कहता है राउट्स का नियम कहता है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन का फॉर्मूला पता है क्या होता है, तो लिख लो, इस फॉर्मूला को लिख लो, और ये आपको पूछा भी है, इसका गणितीय व्यंजक लिखिए, तो ये होता है पी नॉट, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ठीक है। अब ये लिखने से काम नहीं चलेगा आपका, ठीक है, अब आपको बताना पड़ेगा टीचर को कि ये पी नॉट आप किस के लिए लिए, किस चीज के लिखे हैं, तो याद रखना ये है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और ये चैप्टर हम करवाए भी हैं, आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है, चैप्टर फर्स्ट का शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, वाष्प दाब। पीएस क्या है, पीएस है यहाँ पे विलियन का वाष्प दाब, विलियन और विलायक में अंतर है, विलियन, विलायक मान के चलो चीनी, सॉरी विलायक मान के चलो पानी, और विलियन मान के चलो शरबत, जब चीनी और पानी मिल जाता है तो सॉल्यूशन बनता है, उसी को विलियन बोलते हैं हिंदी में, विलियन का वाष्प दाब, विलियन का वाष्प दाब, ओके। तो ये क्या है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन का फॉर्मूला, पी नॉट शुद्ध विलायक का वाष्प दाब में माइनस कर देते हैं विलियन का वाष्प दाब, भागा कर देते हैं पी नॉट से, यानी शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से, तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन आ जाता है। रॉड्स के नियम के अनुसार क्या कह रहा है, इस वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलियन के मूल प्रवास के बराबर होता है। मूल प्रवास तुरंत बताए थे n/n+1, मूल प्रवास जब भी निकलता है वहां पे दो कंपोनेंट की मौजूदगी होनी चाहिए। छोटा n क्या है, छोटा n है विलय का मूल प्रवास, मूल प्रवास निकालने का फॉर्मूला बताए थे, जिसका मूल प्रवास निकालना रहता है उसे ऊपर में लिखते हैं, उसके मूल को ऊपर में लिखते हैं। तो n क्या है यहाँ, विलय का मूल, विलय का मूल भागा में, अब बड़ा वाला n क्या है, ये विलायक का मूल, किसका मूल है, विलायक का मूल, क्योंकि एक सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट रहते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट को हिंदी में बोलते हैं विलय और सॉल्वेंट को बोलते हैं विलायक। तो दो कंपोनेंट के लिए मोल फ्रैक्शन जब भी विलय विलय मोल प्रभाज निकाला जाता है, तो एक का मोल हम n मान लेते हैं और एक का कैपिटल N मान लेते हैं, ओके। छोटी वाले n को हर समय आपके बुक में, चाहे एनसीईआरटी हो चाहे भी कोई सा भी बुक लो, तो आपको विलय के मोल प्रभाज को छोटी n ही माना है, तो छोटी n अपॉन टोटल मोल, टोटल मोल मतलब छोटी n प्लस बड़ा M, तो विलायक का मोल, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग मोल प्रवास निकालते हैं, जिसका मोल प्रवास निकालना रहता है उसे हम ऊपर रखते हैं, ठीक है, न्यूमरेटर में रखते हैं, भागा टोटल मोल, टोटल मोल मतलब दो कंपोनेंट होता है किसी सॉल्यूशन का, विलय प्लस विलायक, विलय प्लस विलायक, विलायक का मोल बड़ा n है और टोटल मोल कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू राउट्स क्या क्या कह रहा है ये, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू n अपॉन छोटा n प्लस बड़ा n, ठीक है। तो ये आपको राउट्स लॉ का स्टेटमेंट के साथ साथ आपको इतना बड़ा ये चीज वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन का फॉर्मूला, विलय के मूल प्रवास का, और अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग ये क्या है, यही बता रहा है कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन
विलय के मोल प्रभास के बराबर होता है। बस यही स्टेटमेंट है, यही मैथमेटिकल आपको एक्सप्रेशंस है। दोनों बात लिख देना है। आपको 2 मार्क्स 5 मार्क्स में पूछा जाता है तो आपको अच्छे से डिटेलिंग में लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है राउट्स लॉ, एक बात बता दे रहे, ये सब वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, इसीलिए इतना एक्सप्लेन के साथ बता दिए आप लोगों को। और बच्चों ये चीज़ लिखना महा जरूरी होता है। ये चीज़ अगर नहीं लिखोगे तो नंबर काट लेगा। उसे पता ही नहीं, एग्जामिनर को पता होगा कि पी नॉट, क्योंकि एनसीईआरटी किताब में पी नॉट को शुद्ध विलायक का वाफदा भी माना है, पी एस को विलियन का वाफदा भी माना है, लेकिन आपको यहाँ बताना पड़ेगा। ओके, तो ये भी प्रश्न आपको कंप्लीट हो चुका है। वांट ऑफ घटक क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट है और इसे न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आजकल बहुत पूछा जा रहा है एग्जाम में, ठीक है। वांट ऑफ घटक से, वांट ऑफ घटक बच्चों क्या होता है पहले जान लेते हैं। वांट ऑफ घटक का अनुप्रयोग असामान्य अनुसंख्यक गुणधर्म को ज्ञात करने में किया जाता है, ठीक है। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, वांट ऑफ घटक का अनुप्रयोग असामान्य अनुसंख्य गुण को ज्ञात करने में किया जाता है। हम लोग पिछले वाले वीडियो में पढ़े थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अनुसंख्य गुणधर्म, वहां पे असामान्य नहीं था, ठीक है। वहां पे क्या था, वहां पे क्या था, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे थे। सिर्फ और सिर्फ विलय के क्या बताए थे, विलय के अणु पे बराबर करता है। जितना विलय का मोल रहेगा, जितना विलय का अणु रहेगा, उसी पे हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन असामान्य में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे क्या होने लगता है, विलय के आयन पे भी डिपेंड करने लगता है। किस पे, आयंस पे, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, असामान्य अनुसंख्य गुणधर्म, ठीक है। असामान्य जैसे आयंस वाला NaCl, ठीक है, इसका आयन बन जाएगा CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका आयन बन जाता है। तो जैसे ये सब आपका विलय आता है तो वहां पे असामान्य अनुसंख्य गुणधर्म वाला टर्म हो जाता है। और हम लोग पिछले वाले वीडियो में बने थे, जैसे शुगर का पढ़े थे, शुगर में कुछ नहीं होता, वांट ऑफ फैक्टर I फिक्स रहता है। ग्लूकोज वांट ऑफ फैक्टर I फिक्स रहता है। तो ये सब सामान्य अनुसंख्य गुणधर्म था। तो वांट ऑफ फैक्टर का यूज सबसे पहले बता दे रहे हैं, वांट ऑफ घटक का अनुप्रयोग और सामान्य अनुसंख्य गुणधर्म को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। 1886 में वांट ऑफ ने एक घटक I किसे निरूपित करते हैं, I को प्रस्तुत किया, जिससे संयोजन तथा वियोजन के परिणाम स्वरूप विलय के असामान्य व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे ये सब सवाल आजकल बहुत पूछा जा रहा है कि 0.1 m NaCl तथा 0.1 m BaCl2 में किसका क्वथनांक अधिक होगा। देखो ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सब बहुत क्वेश्चन हम न्यूमेरिकल करवाए भी हैं, तो ये सब वांट ऑफ फैक्टर से निकलता है। तो अगर बात करते हैं इसका फॉर्मूला, तो I से निरूपित करते हैं, जिससे संयोजन तथा वियोजन के परिणाम स्वरूप विलय के असमान व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। विलय, और एक बात बता दे रहे हैं, जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं सिर्फ और सिर्फ विलय के अणु पे निर्भर करते हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ विलय के अणु पे निर्भर करते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है I बराबर, वांट ऑफ फैक्टर को बच्चों I से डिनोट करते हैं, छोटी I से। तो इसका फॉर्मूला होता है प्रेक्षित अनुसंख्यक गुणधर्म, अनुसंख्यक गुणधर्म, अनुसंख्यक गुण डिवाइड में सामान्य अनुसंख्यक यानी नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी इसको हिंदी में बोलेंगे सामान्य अनुसंख्यक गुणधर्म। सामान्य अनुसंख्यक गुणधर्म हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, 4 टाइप का होता है अनुसंख्य गुण। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला, ठीक है। और I किसे निरूपित करता है, I निरूपित करता है हमारा वांट ऑफ घटक को, छोटी वाली I से निरूपित करते हैं। 1886 में वांट ऑफ नाम का एक व्यक्ति था, साइंटिस्ट था, उन्होंने ही ये वांट ऑफ फैक्टर जो किसमें यूज होता है, तो असामान्य अनुसंख्यक गुण को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। एक इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ रहा है 0.1 m NaCl अथवा 0.1 m BaCl2 में किसका क्वथनांक अधिक होगा। सबके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, तो ये सब क्वेश्चन आप देख सकते होंगे, ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा जाता है। एक चीज देखना है, ये 0.1 m यहाँ भी है और 0.1 m यहाँ भी, दोनों में कॉमन है। अब इसका क्वथनांक, उसी का क्वथनांक ज्यादा होगा जिसका वांट ऑफ फैक्टर I का वैल्यू ज्यादा होगा। अब बच्चों यहाँ पे NaCl है और BaCl2 है, ये दोनों जो होता है आयनिक कंपाउंड है, यानी डिसोसिएट कर जाएगा अब वाटर में मिलने पे। तो जैसे हम NaCl को पानी में डालते हैं नमक में, तो Na+ और Cl- में टूट जाता है। ये कैसे हमें पता चला,
देखो Na होता है फर्स्ट ग्रुप का मेंबर और Cl होता है 17वां का। तो Cl एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके निगेटिव चार्ज लेता है और Na एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है Cl को, खुद पे पॉजिटिव आ जाता है। दोनों पे एक एक सिंगल चार्ज होता है। पूछेंगे यहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर कितना है, तो बताना है एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज। तो दो आयन है। कितने आयन है? दो आयन, एक पॉजिटिव आयन है और एक निगेटिव आयन है। ठीक, उसी प्रकार BaCl2 ये जो बेरिलियम है ये सेकेंड ग्रुप का होता है। ठीक है, इस पे +2 चार्ज है। ये जो 2 है ये यहाँ आ जाएगा, +2 चार्ज है। और Cl पे हमेशा -1 चार्ज होता है। अगर हम पूछें कि BaCl2 में अब यहाँ पर आई वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू क्या है, तो प्लस का 2 है और माइनस का एक आयन है। तो टोटल कितना? 3 आयन हो गए। यहाँ पे कितने हो गए? एक 2 है पॉजिटिव का और एक है निगेटिव का, टोटल 3 आयन हो गए। तो किसका वांट ऑफ फैक्टर ज़्यादा है? तो BaCl2 का वांट ऑफ फैक्टर ज़्यादा है। इसका मतलब BaCl2 का क्वाथनांक क्या होगा? अधिक होगा। इसका क्वाथनांक क्या होगा? अधिक होगा। किससे? NaCl से। तो ये अनुप्रयोग है हमारा वांट ऑफ फैक्टर का। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, आपको अच्छे से करना है। इस ऐसे क्वेश्चन पे बहुत सारा क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव में बताएं और आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आएगा, सैंपल पेपर आएगा, तो ये सब क्वेश्चन फिर से आने वाला है। ठीक है, देखो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, समपरासारी घोल किसे कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर्स में पूछा हुआ है। देखो समपरासारी घोल किसे कहते हैं? ऐसे विलयन जिनका परासरण दाब सामान्य होता है उसे समपरासरणी घोल कहते हैं। ठीक है, समपरासरणी यहाँ पे घोल कहते हैं। अच्छा, ये सब देखना है कि परासरण दाब क्या होता है, परासरण क्या होता है। पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किए हैं। परासरण ओस्मोटिक प्रेशर क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। तो पिछले वाले वीडियो जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ भी आपको ये सब देखने को मिल जाएगा। अब इसका एक उदाहरण बताते हैं, होता क्या है। जैसे जैसे मान के चलो बच्चों, ये सब जो होता है समपरासरणी घोल और आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोट्रोपिक, ये सब क्या होता है हमारे बॉडी या डे टू डे लाइफ में बहुत यूजफुल होता है। जितने भी बायोलॉजिकल, जैसे मान के चलो एक लाल रक्त कोशिका है, अगर उसे हम नॉर्मल पानी में रख देंगे तो वो फूल जाएगा। जैसे किशमिश को अगर पानी में रखते हैं कैसे फूल जाता है, तो वहाँ ओस्मोसिस होने लगता है। ठीक है, परासरण होने लगता है। ठीक, लाल रक्त कोशिका भी क्या होता है? फूल जाता है। लेकिन हम लोगों के शरीर में NaCl भी पाया जाता है, जो हम लोग नमक खाते हैं। इसका मतलब ऐसा होता है, अगर हम यही लाल रक्त कोशिका को 0.91% विलियन NaCl का जल में 0.91% विलियन में रखते हैं, तब ये लाल रक्त कोशिका नहीं फूलता है। फूलने के बाद ये फट भी जाता है। इसीलिए हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिका जो मौजूद रहती है, आरबीसी, वो नहीं फटती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे शरीर में NaCl भी पाया जाता है। और कितना परसेंट होना चाहिए? तो 0.91% होना चाहिए। तो ये वाला टर्म आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा हुआ है। NaCl का जल में 0.91% विलियन मानव रक्त के साथ समपरासरणी है। ठीक है, अतः लाल रक्त कोशिका ना तो सिकुड़ती है और ना ही फूलती है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगर यही लाल रक्त कोशिका अगर हम नॉर्मल वाटर में रखते हैं, शुद्ध जल में, तो ये फूल जाएगी और फट भी जाएगी। जैसे किशमिश फूल जाती है, फट जाती है, उस तरह ये भी हो जाएगी। लेकिन हमारा जो मानव शरीर में का जो रक्त है वो NaCl का जल में 0.91% विलियन है, सॉल्यूशन बनाया हुआ है मानव रक्त में। और कैसा है? ये समपरासरणी है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे विलयन जिनका परासरण दाब समान होता है। ठीक है, परासरण दाब कैसा होता है? समान होता है, उन्हें समपरासरणी घोल कहते हैं। और इसका आपको एक एग्जाम्पल भी देना है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो आज का ये टोटल 5 क्वेश्चन होगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये पूरा वीडियो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। ओके।